बात ना कर। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में फाइनल परीक्षा होगा उसके लिए तैयारी शुरू हो रहा है। जो कि हम लोग साइंस में पहला चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, भौतिक में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते चलेंगे, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे जिससे हम लोगों को दिक्कत न हो एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की चर्चा की जा रही है। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कहीं कहीं पे आपके किताब में ये दो जगह दिया रहता है। परावर्तन चैप्टर अलग रहता है, अपवर्तन चैप्टर अलग, यानी इसी चैप्टर को दो भाग में बांट दिया गया है, परावर्तन में तथा अपवर्तन में बांट दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर दोनों को एक ही साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब चर्चा की जा रही है तो आप लोग समझिएगा, हम लोग समझते हैं सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। अंधेरे कमरे में कुछ भी देखने में क्या होता है? असमर्थ, नहीं देख पाते हैं अंधेरे कमरे में। और कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें क्या दिखलाई देना, यदि कमरे में हम प्रकाशित करें, ऊर्जा को प्रकाश डाले कमरे में, प्रकाशित करने के बाद क्या होता है? चीजें हमें समान वस्तुएं दिखाई देने लगती है। वह क्या है? तो वह जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है वह क्या है? तो प्रकाश से है। प्रकाश से जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश के कारण ही हम देख पाते हैं। दिन के समय वाले प्रकाश प्रवर्तित करती है। दिन के समय वाला प्रकाश क्या करते हैं? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। दिन के वस्तु तो हम सूर्य के प्रकाश से देख लेते हैं, लेकिन कोई वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश को परावर्तित करती है। जो वस्तु पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है उस वस्तु को क्या करती है? वह प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, किसके द्वारा? आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है हमें, तो वस्तुओं को देखने योग्य बना देता है। जब आंखों द्वारा हम ग्रहण करते हैं वस्तु को क्या बना देता है? देखने योग्य बना देता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि इसे आर पार हो जाता है। किसी पारदर्शी माध्यम से इसे आर पार देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है? आर पार हो जाता है। प्रकाश के संबंध के अनेक घटनाएं, अनेक अद्भुत परिघटना होते हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारे का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर का रंग, किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश का मुड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन, इनके अन्वेषण हमारी सहायता करता है। तो हम प्रकाश के बारे में जाने तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या है। प्रकाश की परिभाषा क्या है? तो हम लोग प्रकाश की परिभाषा को देखते हैं। क्या प्रकाश की परिभाषा? तो प्रकाश की परिभाषा देखने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या है। तो देखिएगा प्रकाश की परिभाषा क्या है। तो हम लोग प्रकाश के बारे में लिखते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, तो देखिएगा प्रकाश क्या है पहले आप लोग समझिएगा। प्रकाश का परिभाषा पूछा जाए तो क्या लिखिएगा? प्रकाश वह बाह्य, बाद में अभी प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, भौतिक कारक है, कारण है जिससे हम किसी वस्तु की देखने की अनुभूति देता है। किसी वस्तु को देखने का अनुभूति देता है, देखने का अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। तो प्रकाश का परिभाषा पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसके से हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप होता है, और जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है
और प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है, याद रखिएगा। प्रकाश ऊर्जा का रूप है और सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। और किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कहाँ पे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाश कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। जैसे प्रकाश है, यहाँ से यहाँ सीधा ही जाएगा। अब बीच में हम कह देंगे यहाँ पहाड़ है, तो क्या पहाड़ की इधर आएगा प्रकाश? नहीं ना, एकदम सीधा। जैसे सूर्य का आता है तो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाता है। क्या है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, पूरा दीवार को घेर देंगे हम, सूर्य के प्रकाश क्या इस पर आएगा? नहीं ना आएगा। तो प्रकाश एक सीधी गमन रेखा में करता है। अब इसके बाद हम लोग चलते आगे। यह निर्वात से होकर गुजरती है, जो हमेशा सीधी रेखा से गमन करते हैं। कहाँ से होकर गुजरती है? तो निर्वात से होकर गुजरती है। प्रकाश किस रेखा से होकर गुजरती है? निर्वात से होकर गुजरती है। निर्वात से होकर गुजरती है। कहाँ से? निर्वात से होकर गुजरती है। आपका ये टॉपिक हो, ये सब पॉइंट हुआ। निर्वात से होकर गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और किससे होकर गुजरती है? सीधी रेखा से। अब भाई बात तो हो गया, तो प्रकाश का चाल कितना है, प्रकाश का वेग कितना है, स्पीड कितना है? तो प्रकाश का वेग की चर्चा किया जाए तो प्रकाश का वेग याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 3 × 10⁸ कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश का वेग कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से होता है। या प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अब बोलिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। प्रकाश कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस तरह से आप लोग का कंप्लीट हो रहा है। अब आता इसके लिए, इसके गमन के लिए धनात्मक माध्यम की आवश्यकता। तो इसके गमन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? धनात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे, याद रखिएगा आप लोग। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश का ऐसा रूप किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश कहाँ पे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है और निर्वात से होकर गुजरती है। निर्वात की मतलब हम लोग जैसे निर्वात की चर्चा की जा रही थी। निर्वात एक होता है जहाँ पे क्या होता है? एकदम सीधी रेखा में जा रहा है। निर्वात में सबसे अधिक होता है एकदम यहाँ पर। आगे बताएंगे निर्वात क्या है, लेकिन यहाँ पर समझ निर्वात से होकर गुजरती है। ठीक ना, सब आते निर्वात आगे। लेकिन हम प्रकाश का वेग कितना है याद रखेंगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 3 × 10⁸ प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। वास्तव में प्रकाश को देख तो नहीं पाते हैं, प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव को, जो उसका प्रभाव होता है, उसका अनुभव होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं? निश्चित रूप से करते हैं। उदाहरण के लिए एक अंधेरी कोठरी में, हम अभी थोड़ा देर पहले अंधेरा कोठरी में क्या किया? सामान को स्वस्थ आंख वाला व्यक्ति भी देख नहीं पाता। जिसका आंख पूरा ढंग से बहुत ठीक है, पूरा सही है, वही व्यक्ति नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? लेकिन उसकी कोठरी में एक बत्ती जला दिया जाए तो आराम से साफ से देख सकता है और कोठरी की सभी वस्तुएं क्या हो जाती है? स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश ऊर्जा अब इसके बाद दिखने लगता है। अब आते हम लोग इससे आगे की बात चलते हैं। समझिएगा आप लोग यहाँ पे बात को कि प्रकाश तो हम लोग जान गए। प्रकाश एक ऊर्जा, इसका हम किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं? प्रकाश एक ऊर्जा है, हम इसे किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, इसको स्पष्ट करने के लिए ऐसा देखा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ से युक्त क्या हो जाती है? विद्युत बल्ब जलने लगता है। प्रकाश ऊर्जा है, इसको हम किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है? तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा भी देखा जाता है जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। कहाँ पे? परिपथ में।
परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है। जब बल्ब में हम क्या करते हैं, विद्युत बल्ब में परिपथ धारा विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जलने लगते हैं। तो जलने लगता है तो प्रकाश क्या हो जाता है, वहां से उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, प्रकाश का एक उत्सर्जन शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस घटना से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इस घटना से क्या हो जाता है, हमारा विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। फोटोग्राफिक कैमरा से फोटो खींचने समय, जब हम फोटोग्राफिक कैमरा से फोटो खींचते रहते हैं उस समय देखते हैं कि प्रकाश की किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो उपयुक्त उदाहरण जो 2 उदाहरण आप लोग को दिया गया, इस उदाहरण से आप लोग को स्पष्ट हो गया कि प्रकाश ऊर्जा एक है। 21 कथन से स्पष्ट हो रहा है, हम लोग बता सकते हैं। अब प्रकाश निश्चित रूप से एक ऊर्जा का ही रूप है, हम लोग ये समझ गए। प्रकाश क्या है, एक निश्चित रूप से ऊर्जा का रूप है। अब बात आती है इसके बाद कि 19वीं सदी में यह पाया गया कि प्रकाश के पथ एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु है जो आकार से अत्यंत छोटी रख देती है। हाँ कितना, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर। अब इसके बाद प्रकाश 19वीं सदी में, किस सदी में, 19वीं सदी में यह पाया गया कि प्रकाश की पथ एक ऐसी पारदर्शी वस्तु से, अपारदर्शी वस्तु जो आकार में अत्यंत छोटी से रख दी गई है, आकार में बहुत छोटा सा रख दिया गया है इसे, और जो प्रकाश के गमन के सीधी रेखा में गमन करने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति है, और सीधी रेखा में गमन करने के बजाय क्या कर रहा है, किनारे से वो घूमने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रकाश के प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो जैसे इस तरह से घटना को हम लोग, अब विवर्तन जैसी घटना को व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग के रूप में जाना जाता है। विवर्तन की घटना को विस्तृत अध्ययन उच्चतर कक्षा में हमें करना है, 11th-12th में पढ़ना है प्रकाश के विवर्तन के बारे में, यहाँ पर नहीं पढ़ना है हम लोगों को। अब 20वीं सदी में यह बात को स्पष्ट हो गया कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रकाश के द्रव्य अन्योन्य क्रिया विशेषण में प्रकाश के कणों के प्रभाव की तरह व्यवहार करता है। इस तरह से तब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद अपने चारों ओर यहाँ देखते हैं, हम लोग की बुक से देखते हैं। यहाँ पे अब अपने चारों ओर कुछ न कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को हम देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। इस तथ्य की एक छोटा सा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है जिसे प्रकाश के किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, प्रकाश के किरण कहते हैं। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं नीचे। अब इसके बाद यदि प्रकाश का पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, बहुत ही छोटी हो, अत्यंत सूक्ष्म छोटी हो, तो प्रकाश का सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है ना यहाँ पे। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, लिख सकते हैं। तो यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी होती है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय कहाँ पे, किनारों पर मुड़ने प्रवृत्ति हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जिससे सरल रेखीय, यहाँ से यहाँ तक आप लोग पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जिससे सरल रेखीय के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगता है। विवर्तन जैसी परिघटना की व्याख्या करने के लिए हम प्रकाश का तरंग के रूप में जाना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में कीजिएगा। 20वीं सदी सब आपको बताया गया है थोड़ा देर पहले। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात किया जाए तो पहले हम लोग किरण के बारे में समझ लेते हैं। ये सब के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग लिखते चलते हैं जिससे हम लोग को दिक्कत न हो आगे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से पहले हम लोग क्या देखे थे, अब हम लोग देखे थे प्रकाश। अब समझते हैं प्रकाश, किरण की चर्चा है तो सबसे पहले किरण देखते हैं, किरण क्या है। देखिएगा किरण क्या है, तो किरण क्या है इसको बात में आप लोग समझिए। प्रकाश के गमन पथ में की दिशा को
की दिशा को किरण कहते हैं, को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो भाई प्रकाश से सीधी रेखा में गमन कर रही है, ऐसे मान के चल गमन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। लेकिन इसके बाद आता है प्रकाश पुंज। क्या आ जाएगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात? प्रकाश पुंज। समझिएगा प्रकाश पुंज क्या है। तो प्रकाश पुंज के बारे में आप लोग समझिए, प्रकाश पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को सीधा रेखा खींचिएगा, तिरछा नहीं आप लोग। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। तो कैसे समझे कि प्रकाश पुंज कहते हैं? जैसे एक किरण हो गया, ये दूसरा किरण की रेखा, ये तीसरा किरण की रेखा, फिर चौथा। इसी समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आप लोग सीधा लाइन खींचिए, प्रकाश का पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किरण की समूह हो गया, किरणें के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की पुंज कहते हैं भाई। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के हो जाते हैं, आप लोगों को याद रखिएगा। कितने? समांतर पुंज, देखिएगा कितने प्रकार? 3 प्रकार के। कितने प्रकार प्रकाश पुंज? 3 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के प्रकाश पुंज होंगे? 3 प्रकार के। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार? अब देखिए प्रकाश पुंज 3 गो हो जाएंगे। एक समांतर प्रकाश पुंज की चर्चा की जा रही थी, तो प्रकाश पुंज 3 गो हो जाएंगे। कौन कौन सा होगा? तो देखिए प्रकाश पुंज जब 3 की बात की जा रही है, तो देखिए पहला कौन सा हो जाएगा आप लोगों को? समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा आप लोगों को कौन सा पुंज होगा? देखिएगा दूसरा आप लोगों को हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा कौन सा पुंज होगा? देखिएगा आप लोग, तीसरा पुंज की जब चर्चा की जा रही है आप लोगों का, तो तीसरा हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। तो ये 3 पुंज हुआ प्रकाश पुंज। तो कौन इसका क्या क्या काम है हम लोग देखते हैं, क्या परिभाषा होगा इसका। प्रकाश पुंज क्या, अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, समांतर प्रकाश पुंज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश पुंज की बात किया गया है। तो सबसे पहले समांतर प्रकाश पुंज, हम लोग प्रकाश पुंज देख चुके हैं। तो अब हम कौन सा देखेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज जब देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या है। तो समांतर प्रकाश पुंज, इसके लिए क्या करना होगा? जिस प्रकाश की सभी किरणें समांतर होती है, जिस प्रकाश के सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, सभी किरणें समांतर होती है, उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें सभी किरणें क्या हो जाएगी? समांतर होती है। जिसमें समांतर हो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जिस प्रकाश पुंज में सभी किरणें समांतर होती है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब बात होती है। तो समांतर की मतलब क्या हो जाएगी? पैरेलल होना चाहिए, ऐसे एकदम सीधा होनी चाहिए, सीधा किरणें होनी चाहिए। तो ये सब क्या हो गया हम लोगों का? प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज हो गया। ये कौन सा पुंज? समांतर प्रकाश पुंज हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा हम लोग को क्या था? तो दूसरा था अभिसारी प्रकाश पुंज की चर्चा की जा रही थी। तो अभिसारी प्रकाश पुंज देखिएगा आप लोग, अभिसारी प्रकाश पुंज।
अभिसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है इसके बारे में आप लोग समझिए पहले। तो अभिसारी प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से लेकर एक बिंदु पर मिलती हो, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, है उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे तो किरणें ना बोले कितने पर खाली मिलै छे। अब समझते हैं यहाँ बात, जिस प्रकाश के पुंज सभी किरणें एक बिंदु पे, एक बिंदु हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे आके मिले प्रकाश की किरणें, यहाँ से सभी एक ही बिंदु पर मिले, इसी बिंदु पर मिलेगा, ऐसे आया फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो सभी कहाँ मिल रहा है? एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिले उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और हम लोग तीसरा पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। तो अब सारी प्रकाश पुंज, अब सारी प्रकाश पुंज, तो अब सारी प्रकाश पुंज के बारे में आप लोग देखिएगा। तो अब सारी प्रकाश पुंज क्या है इसके बारे में समझिएगा आप लोग। तो अब सारी प्रकाश पुंज के बारे में, जिस प्रकाश पे, किस पर, जिस प्रकाश पुंज का, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से लेकर बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दशाओं में, कहाँ? विभिन्न दशाओं में फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। उसे अपसारी पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो एक बिंदु से, किस बिंदु से हम लोग समझे? एक बिंदु से प्रकाश की किरणें देखते हैं यहाँ से, जिस प्रकाश की पुंज सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर फैल जाती है। निर्गत होकर क्या कर जाती है? फैल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें के पुंज कहते हैं। यहाँ से होकर एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश होकर क्या कर जाती है? फैल जाती है। यहाँ से फैल जाती है, जब फैल जाएगी इधर की ओर फैल जाती है, इधर जाकर फैल जाती है किरणें, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। इधर टाइप का फैल जाएगी तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपसारी पुंज कहते हैं। अब याद रखिए एक बात को और आप लोग यहाँ पे, कि जो अभिसारी प्रकाश पुंज है भाई, इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे अभिसारी प्रकाश पुंज को एक और नाम से जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है, इस बात रखिएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज के एक और नाम है जिसे हम लोग जानते हैं, उसका नाम आप लोग याद रखिए। क्या नाम है इसका? संतृप्त प्रकाश पुंज। क्या नाम है इसका? संश्रित प्रकाश पुंज। संश्रित प्रकाश पुंज नाम है। संश्रित प्रकाश पुंज इसका नाम है, अभिसारी प्रकाश पुंज का। अब इसके बाद हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज का, लेकिन अपसारी प्रकाश पुंज का क्या नाम है इस बात को ध्यान रखिएगा। अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम असंतृप्त प्रकाश पुंज है। अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम
आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है जब भारी पूछना हो। तो अब असंतृप्त प्रकाशपुंज, असंतृप्त प्रकाशपुंज, प्रकाशपुंज है। तो इस तरह से हम लोग समझे। अप कर लीजिएगा, अप संतृप्त, अपतृप्त, अपसृत, अपसृत प्रकाशपुंज, क्या अपसृत प्रकाशपुंज है इसका नाम। अब हम लोग यहां तक देख लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद चर्चा किया जाता है अदीप्त, किसे कहते हैं हम लोग, अदीप्त पदार्थ। किसे, एक होता है आत्मदीप्त पदार्थ, एक अदीप्त पदार्थ होता है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो आत्मदीप्त पदार्थ के बारे में सबसे पहले देखते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ, तो आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, तो इस पदार्थ के बारे में आप लोग देखिए आत्मदीप्त पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले इस बारे में आप लोग समझिए कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। अब कहते हैं जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य जो उदाहरण में हम लोग समझ सकते हैं, सूर्य एक ऐसा पदार्थ हो गया था आत्मदीप्त, क्योंकि स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है सूर्य। अब तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो तारे कैसा पदार्थ हो गया, आत्मदीप्त पदार्थ। तो कौन ना करे, सब अपने करे, सब थोड़ी करे। दीपक, इस तरह से इत्यादि, ये सब क्या हो गया, स्वयं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। जो वे पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब अदीप्त पदार्थ के बारे में हम लोग समझते हैं। अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, तो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नहीं करते उसे क्या कहते हैं हम लोग, अदीप्त पदार्थ कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा, अदीप्त पदार्थ कहते हैं तो इसमें नहीं करते उसे, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई, लेकिन कहाँ दिखाई देते हैं, यहाँ लिख देंगे, नहीं करते, लेकिन कब दिखाई देते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते, उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। अब बात समझिए, उदाहरण जैसे देखिए पत्थर स्वयं दिखाई देता है उसमें, जब तक प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। यदि प्रकाश पत्थर कहीं अंधेरा में रखा दिखाई देगा, जब उस पर प्रकाश जाएगा तभी दिखाई देगा। उदाहरण के लिए क्या पदार्थ पत्थर स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं ना कर रहा है, उस पर प्रकाश डालने के बाद ही दिखाई देगा। प्रकाश की उपस्थिति में ही पत्थर को हम देख सकते हैं,
टेबल अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या टेबल प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं। टेबल को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश जब तक नहीं रहेगा जब तक हमें दिखाई देगा। इस तरह से उदाहरण हम लोग का होगा। कुर्सी इत्यादि आप लोग समझ चुके होंगे। अदीप्त पदार्थ क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। इसके बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। एक नोट बनाकर याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा आप लोग नोट में कि चंद्रमा कैसा पदार्थ है। तो चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है। क्यों बोले, कोई पूछे कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ क्यों है? क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करता है। चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, और बल्कि यह अपने पर पड़ने वाला सूर्य प्रकाश को, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर, उसको ये क्या कर देता है, परावर्तित कर रात में हमें थोड़ा सा रोशनी देती है। रात को रोशनी शीशा की तरह, शीशा इसी तरह से करती है। हमें इस बात को समझेंगे। बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है। सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है। सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कर देते हैं। इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे। आप लोग को इतना ही आज रहने देते हैं, फिर कल आप लोगों को मिलेगा क्लास। देखते रहिए। अच्छा वीडियो लगा होगा तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।